रोज की तरह ही बकलोल गढ़ का नरेंद्र रसिया, जिसे गांव के सभी लोग मोहब्बत से कवि बुलाते थे, वो सुबह सुबह अपनी छत की मुंडेर पर बैठा एक कॉपी में शेर व शायरी कर रहा था। तुम श्वेत चादर से ढके कैलाश सी पावन हो, तुम्हारे नैन, तुम्हारी पायल, तुम्हारा स्पर्श, ऐसा लगता है कि हर दिन सावन हो। तभी नथुने फैलाए हुए उसके पिता रंगरेज रसिया वहां आ जाते हैं। अरे ये देख लो, हैं? ये देख लो, सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे उठकर क्या कर्म कर रहा है ये मोड़ा, हैं? रंगरेज सुलगते दिमाग के साथ उसकी ओर देखता है। अपने पिता की आंखों में गुस्सा खनकते देख कवि एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने कागज कलम एक तरफ रख देता है। क्या हुआ बापू? मेरा सर हुआ है। वो तो पहले से ही मौजूद है आपके धड़ पर। अरे जुबान चला रही है? अपने ही बाप से जुबान चला रही है। मैं तो बस एक बात कह रहा था महोदय। तो तू मत कह, अब बस तू मेरी सुन। हाँ, क्या हुआ? बैठ, बात करनी है तुझसे। कवि को आभास हो जाता है कि रंगरेज अब उसके सिर पर एक बहुत बड़ी आपदा का गुब्बार गिराने वाला है। देख मोड़ा, तुझे तो हो गए कई साल इस शेरो शायरी में माथा पीटते, और कमाया तूने एक ढेला तक नहीं आज तक। तो बेटा इसे छोड़ और अपना काम धंधा पकड़, कोई मेरे साथ चलियो। आज मैंने एक जगह बात करी है तेरी। अरे बापू, पर अरे बस, आज चलना है तो है, नहीं तो तू इस मुंडेर पे बैठा बैठा ही मेरे पैसों पे अपनी सारी उम्र गुजार देगा, समझा? अरे बापू, पर अरे परपुर कुछ नहीं, अब घर गृहस्थी बसानी है या पूरी जिंदगी ऐसे ही नल्ला फुकरा बने रहना है, हैं? कवि चुपचाप वहीं बैठा रहता है और रंगरेज गुस्से से भर्राता हुआ वापस चला जाता है। जालिम दुनिया रिवाजों में थाम लेती है, हम उड़े कैसे, ये तो पैर तक बांध लेती है। रंगरेज तैयार होकर घर के आंगन में खड़ा है। अरे आजा जल्दी, थाना बंद हो जाएगा वरना। ये सुनते ही कवि शर्ट पैंट में बाहर दौड़ा आता है। अरे बापू, माना काम नहीं कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे जेल में डलवा दोगे आप। अरे बिल्कुल ही गधों की जात में आता है? अरे हवलदार की नौकरी के लिए तेरी सिफारिश लगवाने जा रहे हैं, समझा? कवि एकदम डर कर पीछे हो जाता है। बापू, मेरा कलम उठाने का पेशा है और आप मुझसे पिस्तौल उठवाने की कोशिश करवा रहे हो। तो फिर क्या आपके लिए अब तेल के कुएं खुदवा दूं गालिब साहब, हैं? अरे मैं वो तो नहीं कह रहा। अरे तो चल, ऐसा नहीं है कि तुझे एलओसी पे भेज रहे हैं, तू चल अभी। रंगरेज और कवि जैसे ही थाने पहुंचते हैं, सामने इंस्पेक्टर फुल्की पान चबा रही होती है। उसकी साइड में उसका कांस्टेबल टीनू उसके लिए पीकदान लिए खड़ा होता है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। अरे मेरे हाथ पे और सीटे मार दिए, यूं ना कि इसे टेबल पर रखवा दे। हाँ जी, अब बताइए कैसे आना हुआ यहाँ? वो मैडम, ये लोग मेरे ही कहने पे आए। आप काहे बुलाए इन्हें भाई? ये असल में मेरे दोस्त है मैडम, रंगरेज रसिया, और ये है उनका बेटा नरेंद्र रसिया। रंगरेज इस्तकबाल करने के लिए हल्का सा झुकता है और कवि को आंख दिखाकर उन्हें नमस्ते करने का इशारा करता है। नमस्ते मैडम। रंगरेज रसिया मैडम, नमस्ते। हाँ, ओए, जब गांव में सरकार ने मनरेगा योजना चलाई है तो इन्हीं जैसे नल्लों के लिए ही तो चलाई है, उसमें कुछ करवा दो इसका। कवि एकदम से उसकी ओर देखता है। अरे मैडम, वो अनपढ़ लोगों के लिए होती है, ये तो पढ़ा लिखा नल्ला है। अच्छा जी? अरे क्या नल्ला नल्ला लगा रखा है? कवि हूँ मैं महोदय।
अरे चुप हो जा, तू यहाँ भी काम बिगड़वाएगा है? अच्छा, तो कवि महोदय जरा एक कविता सुनाइए। अरे ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना माहौल बनता है कविता का। इसके लिए अलग से बैठना पड़ता है। अलग से क्या, बाथरूम में बैठ के सुनाएगा क्या है? क्या करना है बता? थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी कर लेते हैं ना। रोज सुबह सुबह दंड बैठक करता हूँ और दौड़ मारता हूँ। ठीक है, तो फिर कल से भेज दीजिएगा। अरे बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, बहुत बहुत मेहरबानी। कोई नहीं। अरे टीनू, जरा कालू के यहाँ से 4 समोसे ले आ, भूख लग गई रे हमें भैया। अगले दिन कवि नौकरी पर जाने के लिए वर्दी पहनकर निकलता है। माँ, मैं निकल रहा हूँ। उसकी माँ हाथ में एक कटोरी लिए आती है। अरे जाने से पहले ये दही चीनी खाते जा। ठीक है। अरे ऐसे मुंह सड़ा के मत जा, आज पहला दिन है काम का, खुश होकर जा। हाँ हाँ ठीक है। दही चीनी खाकर कवि सीधा थाने के लिए निकलता है। कवि थाने में पहुंचता है। जय हिंद मैडम। अरे आइए आइए कवि नरेंद्र रसिया। और बताइए भैया, सब ठीक है? जी मैडम। कचौड़ी खाइएगा? अरे क्या खा खाइएगा है? पहले आप खाने के लिए तो कुछ छोड़िए। नहीं मैडम, बस धन्यवाद। चलिए आपकी मर्जी। हाँ जी टीनू जी, जरा इन्हें बता दीजिएगा आज का केस, और आप साथ में ही जाइएगा। केस? मैडम, केस मतलब किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ना है क्या? अरे आप तो डर ही गए कवि महोदय, लश्कर के हेड को पकड़ने नहीं भेज रहे आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है मैडम, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है। अरे हाँ टीनू, आते वक्त मेरे लिए टिक्की और ले आइएगा। एक हलवाई बैठा लाता हूँ, यहीं बांध लियो उसे। ठीक है मैडम, चलो भाई। हाँ भाई, तो देखो बात बस इतनी सी है कि हमारे पास खबर आई है कि बहुत सारे लोग जो मनरेगा योजना में नाम लिखवाए बैठे हैं, उनमें से कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो बस उन्हीं लोगों के खाते देखने और जांच पड़ताल करनी है। गरीब तड़पे रोटी के लिए दिन रात, और अमीर उसी की रोजी का खाए दाल भात। ओहो, बोले कवि साहब बोले, वाह 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 वाह। दोनों सबसे पहले गांव के बैंक में पहुंच जाते हैं। तू यही बैठ, मैं जरा इन लोगों के खातों के बारे में पता करके आता हूँ, ठीक है? कवि वहां बैठा बैठा फिर से अपनी नज़में वहां रखे कुछ खाली कागजों पर लिखने लग जाता है। थोड़ी देर में टीनू लौट कर वापस आता है और उसे कुछ कागज थमा देता है। ये ले, इन कागजों को संभाल कर रखियो। दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? बस कुछ लोग आए नजर में जिनके खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पैसे किसी और खाते में भेज दिए जाते हैं। और जब उनका खाता देखा तो उन लोगों के पास तो पहले ही खूब पैसा पड़ा है, तो इन्हीं लोगों के घर जा रहे हैं। इन लोगों ने पहना झूठा लिबास है। इन लोगों ने पहना झूठा लिबास है। सर, इन लोगों को डंडे मारो, ये तो पक्के धोखेबाज हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, शायर साहब हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। टीनू और कवि गप्पेलबाजों में से एक इंसान वीरपाल के घर पहुंचते हैं। सामने एक बड़ा सा मकान है और अंदर कई ट्रैक्टर खड़े हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई सर। कौन सी बात? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वाह, क्या कहने भाई, तुम्हारा साथ सबसे बढ़िया है भाई कवि है।
ना तो वो भुक्कड़ मैडम, ना उसके खाने के ऑर्डर। उसने मुझे हवलदार कम और ढाबे का छोटू ज्यादा बना रखा है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। खाने पे ज्यादा हाथ रहता है उनका। ज्यादा हाथ नहीं, वो खुद ही पूरी की पूरी खाने पे रहती है। हाँ, कवि हंसने लगता है। चलो जरा इनको पकड़ के लेकर आते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। सामने एक औरत खड़ी होती है। अरे भाभी, अरे जरा बीरपाल को बुलाओ बाहर। औरत भागते हुए अंदर जाती है और बीरपाल को बुला लाती है। बीरपाल पुलिस को देखते ही सहम जाता है। क्या होगा साहब? आपकी सारी नुमाइश फर्जी है। चलिए हमारे साथ, आपकी थाने में अर्जी है। वाह वाह कवि साहब, आगे लगा दी अब की बार। हाँ, तभी बीरपाल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टीनू भागकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। अबे अंदर क्या गुफा खोद रखी है जो उसे पार करके निकलेगा? चल। टीनू गाड़ी की चाबी कवि की तरफ फेंकता है और बीरपाल के हाथ में हथकड़ी बांध देता है। ले भाई कवि, गाड़ी खोल, पहले इसका सूद बांधते हैं। अरे पर मोहे कुछ ना पतो है, मैंने कुछ ना कियो। तो अंदर रेल पकड़ने भागा था है? टीनू उसे पीछे बिठाता है। थोड़ी देर बाद कवि और टीनू सभी दोषियों को थाने में लेकर पहुंच जाते हैं। सर, मैडम की टिक्की भी लेनी थी, याद है ना? हाय हाय, अब बताओ मुजरिम पकड़े या इनकी टिक्की बदवाएं? मैं सही बता रहा हूँ, कुछ दिनों में बकलोलगढ़ थाने की जगह वहां पर मैं बकलोलगढ़ हलवाई लिखवा दूंगा। हाँ। कवि हंसने लगता है। फुल्की थाने में पैर पसारे आराम से समोसे खा रही होती है। टीनू और कवि सभी गुनहगारों को पकड़ कर लाते हैं। टीनू सर, सुनिए, दूर से देखा तो कोई बच्ची खेल रही है। अर्ज किया है, दूर से देखा तो कोई बच्ची खेल रही है। पास आके देखा तो फुल्की मैडम समोसे पेल रही है। अरे भाई कवि, अरे मान गए यार तुम्हें। अरे वाह, धर ही लाए। टीनू जी बताइए, कवि साहब की हवलदारी कैसी लगी आपको? अव्वल दर्जे की मैडम, अव्वल दर्जे की। अरे वाह, मान गए कवि महोदय। अच्छा, आप वो टिक्की लेके आए जो मैंने बोली थी? जी मैडम, धन्यवाद मैडम। चलिए करो भाई ना अंदर। कवि, कागज दो भाई मैडम को जल्दी। कवि जेब से कुछ कागज निकालता है और मैडम को दे देता है। फुल्की वो कागज खोलती है और देखकर मुस्कुराने लगती है। तुम रूह से बढ़कर हो, तुम आसमां से भी ऊपर चढ़कर हो। फुल्की मुस्कुराकर कवि को देखती है। मेरे लिए लिखी थी क्या? ये आ गया। कवि अपनी जेब ढूंढने लगता है और एकदम से उसकी सारी हवाइयां उड़ जाती हैं। क्या हुआ? कहाँ गए कागज? कवि धीरे से टीनू की ओर शर्म भरी मुस्कान के साथ देखता है। कागज तो अरे कहाँ है? वो तो मेरे पास नहीं है। टीनू अपने सर पर हाथ मारता है। अरे कवि, ये क्या कर दिया तुमने? फुल्की उनके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? अरे मैडम, सबूत वाले कागज खो दिए इसने। कवि महोदय, ये क्या रायता फैला दिया तुमने? मैडम, सारी उम्मीद धूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अरे ये अभी भी लगा हुआ है। कवि, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है?
अगर इन्हें पता चल गया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम इन्हें गिरफ्तार भी ना कर पाएंगे। मैडम, बैंक फिर से चले जाएंगे। अरे बैंक है, किराने की दुकान नहीं है जो शाम के 5 बजे भी खुली रहेगी। और अगर इन्होंने एक कदम भी थाने के बाहर रखा तो भैया लिख के देती हूँ, तभी के तभी गांव से फरार हो जाएंगे। तो अब क्या करें मैडम? पहले तो इन्हें जेल में डालो और इन्हें बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि हमारे पास कोई कागज नहीं है, और फिर चलो ढूंढते हैं कि इन महाशय ने किधर दे मारा सबूत। तीनों गाड़ी में जा रहे हैं और कवि पीछे बैठा है। हाँ भाई कवि, अब बताओ कि कहाँ कहाँ से निकाले थे कागज? अरे क्या हो गया, जबान भी खोदी क्या? बोल क्यों नहीं रहे कवि? फुल्की गाड़ी के ऊपर शीशे में देखती है कि कवि पीछे बैठा कागज पर कुछ लिख रहा है। ये देख लो टीनू जी, पूरा केस फंसा दिए हैं और इनके कान पर जूं तक न रेंग रही है। अरे ओ कबीरदास, ओ भाई ओ। जी 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 सर, बताइए। अरे तुम्हारी नज़मों से नहीं मिलेंगे हमें कागज। ये बताओ कि आखिरी बार कहाँ निकाले थे? जब हम ढाबे पे रुके थे टिक्की लेने, शायद तब निकाले थे। लो जल्दी ढाबे पे गाड़ी लो। कहाँ बैठे थे तुम? वहाँ दूसरी वाली मेज पे। मैडम यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे सुन भाई ओ। जी साहब, बताओ। यहाँ कोई कागज पड़े मिले थे क्या? पता नहीं साहब, मेज कुर्सियों की सफाई तो मुरारी करता है। हाँ तो बुलाओ उसे। तभी कवि और फुल्की भी तीनों के पास आ जाते हैं। वो तो घर गया साहब। अबे अब उसका घर कहाँ है? यहीं पास में ही है साहब। तो एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ, बताना हमें उसका घर कहाँ है। ठीक है साहब, एक बार मालिक को बोल के आता हूँ। ये क्या बवाल है भाई, हथौड़ा किसने फेंका? अरे क्या आ गया? अरे सीधा कुकर ही मुंह पे फेंक के मार दिया क्या? तेरी रील बनाऊंगी बेटा आज शाम में। ये जो कोने में दुबका हुआ है, बेटा है ये? नहीं नहीं मैडम, पति है ये। है? ये पति है? इसकी सही में रील बना देगी ये। जी हमें क्या नाम बताया था? मुगरी। हाँ, मुगरी से मिलना है। बाहर आओ निकाल के। अरे अब क्या कलेश कराए गधे की जात। गुस्सा मत होइए बहन जी, हमें बस बात करनी है। हम तो यहाँ आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है। बहन जी, ये बेलन इसकी छाती पर फेंक के मार सकती हैं। तभी मुगरी थोड़ी हिम्मत करके बाहर आता है। हाँ भाई, ढाबे पे साफ सफाई करते वक्त कोई कागज मिला था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं मिला। सच बता रहा ना? हाँ साहब, झूठ क्यों बोलूंगा मैं, कागज मेरे किस काम के। बात तो ठीक है मैडम इसकी भी। अरे कभी महोदय सुनो, तुमने किसी और जगह भी कागज निकाले थे भाई? नहीं सर। क्या करें मैडम? चलो वापस थाने। और क्या ही करें, अब छोड़ना ही पड़ेगा, कल फिर बैंक जाना पड़ेगा। इतने में वो फरार हो जाएंगे। क्या ही कर सकते हैं। फुल्की, तीनू और कवि मुंह लटकाए वापस थाने आ जाते हैं। फुल्की वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। सारा काम खराब कर दिए तुम कवि। चलो और कुछ नहीं तो ये टिक्की ही खा लेते हैं थोड़ी। फुल्की थैली खोलती है और एकदम से चौंक जाती है। अरे टीनू जी, मिल गए कागज। मिल गए? कहाँ मिले? ये टिक्की वाले कागज में, मतलब जिन कागजों में टिक्की बंधी हुई थी। ये लो, बगल में छोरा, शहर भर में ढिंडोरा। पर ये बगल में छोरा आया कहाँ से?
टीनू थोड़ी देर सोचता है। मैं बताता हूँ मैडम। अरे क्या हो गया भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे साहब वो अखबार ही खत्म हो गए, हम उसी में बांधते थे टिक्की, तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। आप कोई कागज दे दो अगर है तो। अरे अरे हाँ कभी तू ही दे दे इन्हें कोई कागज, वैसे भी तू इतने सारे कागज लिए फिरता है रे। वो तो मैं शायरी लिखने के लिए रखता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। और इसने अपने कागजों की जगह हमारे वाले कागज दे दिए। बाहर जाओ यहाँ से और कविता ही लिखना आगे से, नहीं तो किसी और का काम खराब करवा दोगे। अरे अरे मैडम सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैडम, आपकी गालियां 1000 खा लेंगे, आप सुन रही है ना, आपकी गालियां 1000 खा लेंगे, पर अगर काम से निकाल दिया तो बापू मार डालेंगे। अरे तुम जैसों का कोई दायरा नहीं है। अरे थाना है ये, मुशायरा नहीं है।